प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इसी बीच प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दावा किया है कि बेहतर नीतियों और उनके शानदार क्रियान्वयन के चलते गहलोत सरकार प्रदेश में फिर से रिपीट होगी। बीजेपी के पोस्टर में वसुंधरा राजे का चेहरा जोर शोर से शामिल होने के सवाल पर धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में विपक्ष का चेहरा कोई भी हो, कांग्रेस को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। संवाददाता भंवर एस चारण ने शांति धारीवाल से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और पीसीसी चीफ की संभाग स्तरीय बैठक के चलते कोटा दौरे को लेकर भी बातचीत की। सर, वसुंधरा राजे का चेहरा एक बार फिर से पोस्टर में आ रहा है, तो क्या कांग्रेस के लिए 2023 की लड़ाइयों में चुनौतियां बढ़ जाएगी इससे? हमें कोई चुनौती नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी के ने प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए जो नीतियां दी हैं, उससे निश्चित तौर पर सरकार रिपीट होगी, चाहे कोई आ जाए। तो सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी कह रहे हैं शांति धारीवाल, और जिस तरह की नीतियां अशोक गहलोत ने बनाई हैं और जिस तरह से प्रदेश की जनता के लिए उन नीतियों से काम हुए हैं, उसके बाद 2023 में कांग्रेस राजस्थान में रिपीट करेगी। और यहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी का जिस तरह से दौरा होने वाला है, उसकी तैयारियों का लगातार रिव्यू कर रहे हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। भरतपुर में 8 फरवरी को आयोजित होने वाले कांग्रेस के सम्मेलन को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान वर्तमान जिला अध्यक्ष शेर सिंह, डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मंत्री भजनलाल ने बताया कि 8 फरवरी को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भरतपुर आएंगे, जहां संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं मंत्री भजनलाल जाटव ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा की। 8 फरवरी को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा भरतपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वह संभाग स्तरीय कांग्रेस की कार्यशाला में शिरकत करेंगे। इसको लेकर भजनलाल मंत्री जो है पीडब्ल्यूडी वो तैयारियों को लेकर जायजा लेने के लिए पहुंचे, उनसे बात करेंगे। सर, प्रभारी मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भरतपुर दौरे पर आ रहे हैं, क्या क्या तैयारियां रहेंगी सर उसको लेकर? 8 तारीख को हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे वो सांसद का चुनाव लड़े हैं, चाहे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, चाहे अपने नगर निकाय के अध्यक्ष हैं, जिला प्रमुख हैं, उप जिला प्रमुख हैं, जिला परिषद सदस्य, उन सभी वरिष्ठ कांग्रेसजनों का एक सम्मेलन सा रखा है। और उसमें धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर संभाग स्तरीय सम्मेलन, उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के हमारे महासचिव और राजस्थान के प्रभारी सम्मानीय रंधावा जी और प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो यहाँ पर 8 तारीख को 12 बजे आ रहे हैं। और वो क्या दिशा निर्देश देंगे, क्या बात करेंगे, ये उस दिन पता लगेगा। परंतु हम सब लोगों का एक नैतिक जिम्मेदारी है कि पार्टी के हित में जिस तरीक़ा से हम लोग सरकार और संगठन का जो तालमेल चल रहा है, उसको बेहतरीन तरीक़ा से वरिष्ठ कांग्रेसजन यहाँ आए। और जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कांग्रेस पार्टी कहती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है, और खासकर अडानी और अंबानी के जो नाम का जिक्र किया गया है, जिस तरीक़ा से लोगों के साथ छलावा हुआ है, उनका शेयर मार्केट एक तरह से गिरा था और अडानी जी ने निवेश किया हुआ था, LIC और SBI में दबाव देके उनसे निवेश करवाया गया था। 33,000 करोड़ के आसपास की वो राशि है जो लोगों का कहीं ना कहीं खतरे पर है। तो उसका आज सब लोगों ने हमने विरोध किया है। और जिस तरीक़ा से केंद्र सरकार का बजट आया है, वो एक तरह से छलावा और निराशाजनक है। कहीं किसानों को तक उसमें एक शब्द जिक्र नहीं है, जबकि राजस्थान की सरकार ने अलग से कृषि बजट पेश किया है। तो साफ तौर पर जो मंत्री है पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, उनका कहना है कि जो रंधावा और कांग्रेस के प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा वो 8 तारीख को इस जगह पर एक कांग्रेस का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का आमंत्रण देंगे। कैमरामैन मनीष पवार के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया, भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आएंगे। पीएम का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसे लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई प्रमुख भाजपाई पहुंचे, जहां उन्होंने जिलों के भाजपा जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पीएम की सभा में 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य तय किया गया। सतीश पूनिया ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे देश के विकास की रफ्तार साबित होगा। जानकारी के मुताबिक पीएम के साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के आने का भी कार्यक्रम है। पीएम के दौरे को लेकर फर्स्ट इंडिया ने मौके से जायजा लिया। सहयोगी अश्विनी यादव ने इस पूरी खबर पर जानकारी ली। देश में भारतमाला के जरिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए, नेशनल हाईवेज के जरिए
देश को एक रफ्तार देने की कोशिश हुई है। इस बात से समझ सकते हैं कि इस बार जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है 1.99 लाख रुपए का बजट में प्रावधान है। देश में और प्रदेश में हाईवेज के जरिए पीएमजीएसवाई के जरिए सड़कों का बड़ा जाल बिछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहली फेज का लोकार्पण किया जाएगा और उसको लेकर के दौसा में धनावड़ गांव के रेस्ट एरिया पर तैयारी शुरू हो गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरी तैयारी है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जो सभा होगी उसको लेकर के है। यहाँ पर डोम लगाया जा रहा है और सबसे अहम बात यह है कि आज ही इस संभावित प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनकी एक विशेष बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जैसे जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो प्रस्तावित जो बैठक है उसको लेकर के एक जनसभा, उसको किस तरह से विशाल जनसभा का रूप दिया जाए उसको लेकर के रणनीति बनाई गई है। खास बात ये है कि जो पूर्वी राजस्थान जो है, पूर्वी राजस्थान के प्रमुख जिले जिनमें दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और जयपुर जिलों के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो इस सभा में किस तरह अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो इसको लेकर के भाजपा की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। जहां तक कार्यक्रम की बात करें, दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाई एयर यहां पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जो हैं वो बाई कार इस एक्सप्रेस वे का जायजा लेते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। इसको लेकर के जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दौसा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी के बाद श्रीगंगानगर कलेक्टर सौरभ स्वामी और एसपी आनंद शर्मा एक्टिव दिखे। दोनों जिला जेल में पूरी भारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और आकस्मिक निरीक्षण किया। कई बैरकों की चेकिंग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। नहीं, आज जो है 5 टीमें बना के और जो है प्रत्येक बैरक के अंदर निरीक्षण करवाया गया है। तो इसके अंदर आकस्मिक निरीक्षण था, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शंस हैं, वीसी के अंदर भी डायरेक्शंस मिले हैं, उसके अनुसार ये कराया गया है कि ताकि हमें पता रहे कि क्या चल रहा है और किस प्रकार से अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है तो उस चीज़ का आकस्मिक रूप से हमें पता चल जाए। जयपुर कॉटेज शो के 10वें सीजन की सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया। मालवीय नगर स्थित मकाकू लाउंज में सीजन 11 का पोस्टर लॉन्च सेरेमनी का आयोजन हुआ और चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र के हाथों से ये पोस्टर लॉन्च हुआ। इस दौरान मेहमानों ने इस फैशन शो के प्रोमो की कुछ झलक देखी। आयोजन में इवेंट के पैट्रॉन और डायरेक्टर्स को जगदीश चंद्र द्वारा फेलिसिटेट भी किया गया। कार्यक्रम में जयपुर कॉटेज शो के फाउंडर और डायरेक्टर गौरव गौड़ सहित आकांक्षा भल्ला, तृप्ति अरोड़ा, जेडी माहेश्वरी, नकुल विजय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें 12, 13 और 14 मार्च को फिनाले वीक का आयोजन होगा, जिसमें करीब 16 डिजाइनर्स पार्टिसिपेट करेंगे और करीब 45 मॉडल्स इस मेगा फैशन वीक में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फर्स्ट इंडिया और भारत 24 इसके प्रेजेंटर होंगे। बहुत ग्लैड हूँ मैं कि 10 साल हमने पूरे करे हैं जयपुर कुटीर शो को। एक सपना सा लगता है जब शुरू किया था और आज इतना बड़ा हम शो करते हैं। शुरुआत एक दिन से की थी, अब 3 दिवसीय शो है, पूरा वीक होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कुटीर की कि लोकल टैलेंट, जिसको कि हमेशा सर बोलते हैं लोकल वोकल फॉर लोकल, उसको हम प्रमोट करते हैं हमेशा कुटीर शो में। और इस बार भी हम लोकल को प्रमोट करने वाले हैं। डिज़ाइनर्स भी जयपुर से हम ले रहे हैं, 8 डिज़ाइनर्स ले रहे हैं, टोटल 16 डिज़ाइनर्स आने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ भरतपुर दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके बाद भरतपुर के पास में ही गिरिराज जी और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने केवलादेव नेशनल पार्क का भी भ्रमण किया और पक्षियों को देखा। इस दौरान उनके साथ घना प्रशासन डीएफओ नाहर सिंह सिनसिनवार और यूआईटी सचिव कमल राम मीणा सहित रसद अधिकारी भारती भारद्वाज और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
आज यहाँ पे पार्क भ्रमण के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के परिवार में से उनकी धर्मपत्नी पधारी हैं और उनके बेटे भी थे साथ में, तो उन्होंने पार्क भ्रमण किया। उसने पार्क में जो बर्ड्स देखी हैं और केवला देव मंदिर में पूजा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार के खिलाफ बीकानेर में भी प्रदर्शन किया गया। बीकानेर शहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं ने धरना देकर विरोध जताया। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल, मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, जिला अध्यक्ष यशपाल, मदन लाल मेघवाल, पीसीसी सचिव जियाउर रहमान आरिफ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रियों से खास बातचीत की संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। अडानी ग्रुप पर जांच की मांग को लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष एक है। 15 दलों ने कह दिया है कि संसद में इस मुद्दे के अलावा किसी पे चर्चा नहीं होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आज पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना दे रही है। अडानी के शेयर 15% गिरे हैं और आज भी 5% की गिरावट दर्ज की गई। आप यहां पर देख सकते हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अगुवाई में यहां पर धरना दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, लक्ष्मण कड़वासरा, जियाउर रहमान आरिफ सहित तमाम वो लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में यहाँ सक्रिय रहते हैं। तो हम बात करेंगे और समझेंगे। दरअसल ये पहला कोई घोटाला नहीं है देश में, इस तरह की पहले भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस बार किस तरह से कांग्रेस से ले रही है, क्या इनकी प्लानिंग है। और राजस्थान में लगातार आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मसले रहे जब इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे, लेकिन इस बीच एक ट्विस्ट भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऊर्जा मंत्री से समझते हैं। मंत्री जी, ये जो धरना पूरे देश में दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? देखिए, LIC, SBI या ऐसे तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक या संस्थाएं जिनके ऊपर देश की जनता का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और इसीलिए आम आदमी, मध्यम वर्ग का व्यक्ति बैंकों में और LIC में अपनी बचाई हुई राशि जमा करवाता है। लेकिन LIC के द्वारा, SBI के द्वारा जो इन्वेस्ट अभी अडानी के जो शेयर्स हैं उनमें किया गया है, या अडानी की कंपनी को एक बड़ा लोन दिया गया है, तो आप देखिए अडानी के जो शेयर हैं वो एक तरह से बोगस निकले और अडानी के शेयर्स एकदम से गिरे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आई, अडानी के शेयर एकदम से नीचे गिरे हैं। आज आम आदमी चिंता में है कि उनका पैसा LIC में जमा है, SBI में जमा है, वो खतरे में बढ़ गया है। देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अडानी और अंबानी के संबंध जग जाहिर है। केंद्र सरकार के साथ जिस प्रकार से संबंध है वो जग जाहिर है, और ऐसी स्थिति में ये पैसा जो अडानी को दिया गया लोन के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में, ये देश की जनता के साथ एक तरह से धोखा हुआ है। और आज कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर पूरे देश भर में धरने दे रही है। बीकानेर में भी हम सब लोग धरने पर बैठे हैं, कांग्रेस के तमाम हम सब कार्यकर्ता हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से जांच की जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं गोविंद मेघवाल भी पहुंचे हैं, आपदा मंत्री, इनसे भी हम बात करेंगे। गोविंद जी, धरना लगातार पूरे देश में है, क्या कहेंगे आप? दरअसल अडानी ग्रुप की सफाई भी बार बार आ रही है, कुछ एक ट्विटर्स पर भी ट्रोल किए जा रहे हैं कि व्यवसायिक घरानों के खिलाफ है कांग्रेस, तो किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई आम आदमी इस पूरे मसले में कांग्रेस के साथ है? देखिए, राहुल गांधी जी ने, आप जानते हैं कि 2020 से लगातार बोल रहे हैं कि जो वर्तमान जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है वो अंबानी और अडानी के कठपुतली के रूप में काम कर रही है, और ये अडानी का सारा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इन्होंने विदेश के अंदर फर्जी छोटी छोटी कंपनियां बना के, और इन लोगों ने जो फर्जियां कंपनियां बना रखी है, और जो सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं, रेलवे, BSNL, LIC, बैंक, मोदी जी और अमित शाह ने सारे उनको बेच दिए अंबानी और अडानी को। इसलिए हमारी मांग है, हमारे जो पूरे पार्टी की पूरे देश में, कि निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और इनका बिल्कुल खुलासा होना चाहिए। लड़ाई जारी रहेगी। पूर्व मंत्री हैं वीरेंद्र बेनीवाल। बेनीवाल जी, क्या लगता है जो इशू है, क्या देश में जनता का समर्थन भी आपको मिल रहा है? बीकानेर में तो भीड़ उतनी तो नहीं दिख रही साहब जितनी होनी चाहिए। देखिए, भीड़ का विषय नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तब भी जब लड़ाई शुरू हुई तो भीड़ इतनी नहीं थी जितना देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष चलते हुए भीड़ इकट्ठी उसके परवान पर चढ़ते हुए हुई थी। आज विषय ये है कि 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि का लोन बैंकों का जिस समूह को दे दिया गया, उस समूह की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको इतना बड़ा ऋण दे दिया जाए
देखिए तो आप देख सकते हैं तमाम जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं या दूसरे लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये एक ही बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो। साथ ही साथ ये बात उठाई जा रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी आर्थिक असुरक्षा में आ गया है इस पूरे मसले को लेकर। तो कुल मिलाकर देखिए आप देख सकते हैं कि सड़क पर और संसद पर अब यही बात चल रही है। इसी बात को लेकर जो है कांग्रेस ही नहीं बाकी विपक्षी दल भी एकजुट है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि इस डिमांड का कितना असर प्रधानमंत्री मोदी वाली सरकार पर होता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। एसपी श्याम ने मुख्यमंत्री की वीसी में मिले निर्देश के बाद सीधे सेवर सेंट्रल जेल पहुंचकर कई थानों के थानाधिकारियों के अलावा एएसपी अधिकारियों को लेकर सेवर जेल में सर्च अभियान चलाया। एसपी के सौचक निरीक्षण से सेवर जेल में हड़कंप मच गया, लेकिन इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। आज सेवर जेल में आकस्मिक सर्चिंग की गई। सिटी और ग्रामीण के आसपास के थानों का एसएचओ जाब्ता और पुलिस लाइन के जाब्ते से एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में सर्च किया गया। एडीएम प्रशासन के साथ में थे। कोई अवांछनीय सामग्रियाँ नहीं मिली है। बाकी समय समय पर इसे आकस्मिक सर्चिंग की जाती रहेगी। पाकिस्तान में जासूसी के दौरान पकड़े गए रॉ एजेंट को रिहाई के बाद पेंशन और अरेस्ट सेवा परिलाभ नहीं देने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव, गृह मंत्रालय और राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा। दरअसल याचिकाकर्ता कुतुबुद्दीन ने बताया कि शिमला समझौते के तहत 1978 में वो रिहा हुआ। भारत लौटने पर उसे जालंधर जेल में रखा गया। उसकी पत्नी ने तत्कालीन पीएम चौधरी चरण सिंह और राष्ट्रपति को गुहार लगाई। उसे जालंधर जेल से रिहा किया गया। उसने अपने सेवा परिलाभ और पेंशन के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को कई बार प्रार्थना पत्र पेश किए, लेकिन उसे भुगतान नहीं किया गया। उसकी उम्र अब 75 साल की हो चुकी है। राशि एकमुश्त दी जाए। बीकानेर के कलेक्टर परिसर कर्मचारी मैदान में पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका की अगुवाई में आमरण अनशन शुरू हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज के 18 अशैक्षणिक कार्मिकों को अचानक पदमुक्त करने पर 9 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा कि कार्मिकों को अचानक पदमुक्त करना न्यायोचित नहीं लगता है। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटी ने कहा कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके कॉलेज प्रशासन अपनी हठधर्मिता को दर्शा रहा है। वहीं भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक महावीर राका ने कहा कि कॉलेज के कर्मचारियों को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। जो 18 कर्मचारियों को हटाया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय के स्टे के बावजूद भी जो हठधर्मिता कॉलेज प्रशासन ने कर रखी है, उनके खिलाफ ये 9 आदमी धरने पे बैठे हैं। और जब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी तब तक हम आमरण अनशन। हमारी मांग है कि जब उच्चतम न्यायालय ने कि डबल बेंच ने जब स्टे दे दिया तो आप इनको ज्वाइनिंग दें, इनका भुगतान करें। त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों में जिस तरह मुसलमानों को कमल का सिंबल दिया गया है, उससे लगता है कि अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में मुस्लिम को टिकट देने पर गंभीर विचार होगा। इससे राजस्थान बीजेपी के मुस्लिम नेताओं की उम्मीद बढ़ी है। कम से कम 5 टिकट तो स्थानीय बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा चाहता ही है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में एक ही मुस्लिम नेता को टिकट मिला था, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव से। यूनिस खान को टिकट मिला था, वो भी ऐसी सीट से जहां से पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे थे। परंपरागत डीडवाना सीट के बजाय यूनिस खान को टोंक से टिकट थमा दिया गया था, लिहाजा बीजेपी की हार हो गई। जबकि पिछली विधानसभा में बीजेपी के 2 मुस्लिम विधायक थे, जबकि मौजूदा विधानसभा में एक भी विधायक मुस्लिम नहीं है। जबकि कांग्रेस के 9 मुस्लिम विधायक हैं। इनमें सालेह मोहम्मद कैबिनेट मंत्री और जाहिदा खान राज्य मंत्री के ओहदे पर हैं। हाल ही में त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति बदली नजर आ रही है। यहाँ कुछ प्रमुख मुस्लिम चेहरों को बीजेपी ने टिकट थमाया है। इससे राजस्थान में बीजेपी के मुस्लिम नेताओं की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। राजस्थान में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने करीब 1 दर्जन सीटों पर दावा किया। दावा है कि राजस्थान में कम से कम 10 टिकट पर मुस्लिम फेस उतारे जा सकते हैं। इन सीटों पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का दावा,
डीडवाना, नागौर, टोंक, कोटा उत्तर, धौलपुर, कामा, फतेहपुर, शेखावटी, सीकर, मंडावा, लाडनू, किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर, पुष्कर। देखिए, जिस तरीके से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के 2 लोगों को टिकट दिया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये संदेश पूरे देश में देना चाहता है कि हम पहले भी समाज को साथ लेकर चलते रहे हैं, बीजेपी खास तौर से, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो राजस्थान का मसला हो या और दूसरे राज्यों का हो, सभी जगह माइनॉरिटी को चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ऐसा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने त्रिपुरा में टिकट देकर ये इशारा दिया है। राजस्थान की भौगोलिक और सियासी परिस्थितियां अलग हैं। यहाँ मुस्लिम फेस को बीजेपी के आधार वाली जातियों के समर्थन के बल पर जीत मिल जाती है। ऐसे में बीजेपी के लिए राजस्थान में सेकुलर कार्ड खेलने का चांस बन सकता है। राजस्थान में करीब 9.50% मुसलमान जनसंख्या है। पुष्कर में रमजान खान ने बीजेपी के टिकट पर परचम फहराया था। झुंझुनू में ओला परिवार को शिकस्त देने वाले माहिर आजाद थे। ये अलग बात है कि वो बीजेपी से नहीं थे। हालांकि कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं का मानना है कि राजस्थान में मुस्लिम हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट जी के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी के लोगों को 14 टिकटें दी। 14 में से 8 कांग्रेस के विधायक माइनॉरिटी के चुनकर आए। बीजेपी ने पूरे राजस्थान में एकमात्र एक कैंडिडेट को टिकट दिया और उसके बाद भी बीजेपी की पूरी मशीनरी उस कैंडिडेट को हराने के लिए लग गई। बहरहाल माना जा रहा है कि कांग्रेस और ओवैसी के हाथों से मुस्लिम वोटों को छिटकाने के लिए बीजेपी राजस्थान में कुछ मुस्लिम चेहरे उतार सकती है। हालांकि बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है, अभी ये कह पाना मुश्किल है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां बीएसएफ के सलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सलामी कार्यक्रम में बीएसएफ कैंपस में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। मुंबई से पहुंचे गायक कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी, जहां बीएसएफ के जवान झूम उठे। सीओ रणवीर सिंह भी जवानों के साथ अपने आप को झूमने से नहीं रोक पाए। इस दौरान बीएसएफ के सीओ रणवीर सिंह ने संवाददाता चंद्रशेखर दवे ने उनसे खास बातचीत की। भारतीय सेना की अग्रिम पंक्ति बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 57वीं वर्षगांठ के अवसर पर सलामी कार्यक्रम के तहत पोखरण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। वहीं बॉम्बे से आई टीम ने सैनिकों की हौसला अफजाई करने के लिए देशभक्ति गानों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे साथ है बीएसएफ के कमांडेंट रणवीर सिंह जी, इनसे हम खास बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से आयोजन होते हैं, क्या? जैसा कि आप जानते हैं, सीमा सुरक्षा बल देश की सरहद के ऊपर हिंदुस्तान की प्रथम रक्षा पंक्ति है। वहाँ जवान 365 दिन और रात काम करते हैं और काम करते करते उन्हें इंटरटेनमेंट की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सीमाएं हमारी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी की कोई सीमा नहीं है। उस इंटरटेनमेंट को मद्देनजर रखते हुए मुंबई से जो ये एक टीम आई है, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इससे हमारे कार्मिक काफ़ी खुश हैं और अपनी जो ड्यूटी है उसको बहुत ही उम्दा तरीके से देने के लिए ये तरोताज़ा हो गए हैं। सर, सेना के जवान हैं, 24 घंटे वहाँ पर सरहद पर तैनात रहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सीमा सुरक्षा बल के जवान जो देश की सरहद के ऊपर है, मैं उन कार्मिकों की तरफ से पूरे देश को ये संदेश देना चाहूँगा, जब तक सीमा पे सीमा सुरक्षा बल का जवान खड़ा है, देश की आन बान और शान को कोई खतरा नहीं आने देंगे। ये थे हमारे साथ रणवीर सिंह जी। इनका कहना है कि देश की आन बान और शान के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान हर समय तैनात है। वहीं उनकी तरफ से जो है देश की सीमाएं सुरक्षित है। वहीं देश की सीमाओं पर जो कार्य करते हैं उनके इंटरटेनमेंट के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वहीं 57वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सहयोगी भूपेंद्र राणा के साथ चंद्रशेखर दवे, फर्स्ट इंडिया न्यूज, पोखरण।